हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 3 ही है वो। और अपन उसमें काफी सब कुछ पढ़ लिया था, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की सब कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और अपन को ये पता चला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से अकेला अपन क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि मेटल्स को अलग कर दें, नॉन मेटल्स को अलग कर दें, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जैसे ऐसा कुछ हो रहा था कि अपन ने देखा कि कंडक्टिविटी, सारे मेटल्स कंडक्टिव होते हैं, पर पता चला कि जो लेड है, जैसे पीबी है और मर्क्यूरी है, वो इतने अच्छे कंडक्टिविटी वाले नहीं थे। और नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ था जो कंडक्टिव था। जैसे कौन सा एग्जांपल था उसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या था? तो वो था, मतलब एलोट्रोप ऑफ कार्बन था। तो नॉन मेटल है वो, मतलब कार्बन एक नॉन मेटल है, फिर भी वो कंडक्टिव है। और मर्क्यूरी और वो जो लेड वाले थे, वो कंडक्टिविटी थे पर उसमें बहुत बैड कंडक्टर थे। तो अपन इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो अपन ने सोचा कि चलो कुछ और तरीके से क्लासीफाई करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। और फिर अपन स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज, कि केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करेंगे अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टेट रीड करना। थोड़ा सा इसकी पेन की निब कम कर देते हैं। फर्स्ट अपन ने क्या देखा था कि कोई भी चीज, कोई भी मेटल को अपन बर्न करता है ना, तो उससे क्या होगा? बर्न कोई भी चीज होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जैसे कोई भी मेटल है, ये मेटल है कोई भी, अपन इसको बर्न करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन होता है। और मेटल ऑक्साइड को जब पीएच पे टेस्ट करा था, तो क्या हो रहा था? वो पीएच के हिसाब से ब्लू कलर, मतलब लिटमस पेपर के हिसाब से वो कलर ब्लू चेंज कर रहा था। और ब्लू वाले कौन होते हैं? बेसिक। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। लिटमस पेपर की बात करेंगे तो लिटमस पेपर में किसमें कलर चेंज होगा? तो ब्लू में। और अगर पीएच की बात करेंगे तो पीएच क्या होता था? तो जो 7 से ऊपर पीएच वाले होंगे वो बेसिक होते हैं, है ना? तो जो मेटल ऑक्साइड्स होगी उसका जो पीएच होगा ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये अपन को पूरा पता चल गया था कि मेटल ऑक्साइड्स जो होती है वो ये होती है। फिर अपन नॉन मेटल ऑक्साइड्स पे गए। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब चेक करा तो नॉन मेटल ऑक्साइड जस्ट इसका उल्टा था, वो एसिडिक थी। पर कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो न्यूट्रल भी होती है ना? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, बट सम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर आल्सो न्यूट्रल। ठीक है, अब वो न्यूट्रल वाली कौन सी ऑक्साइड्स है उनके बारे में अपन डिस्कशन देखते हैं कि न्यूट्रल वाले भी कौन है, वो भी तो बताओ। तो पहले जो जो एसिडिक है वो देख लो। तो जो CO2 है ये एसिडिक है, जो सल्फर की ऑक्साइड होती है वो भी एसिडिक है। तो ये हो गई एसिडिक ऑक्साइड्स। और अपन जो न्यूट्रल बोल रहे हैं वो क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो न्यूट्रल होती है। और N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये न्यूट्रल है। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल और उसकी ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है तो ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये दोनों ही न्यूट्रल है। ठीक है, और ये जो CO2 और SO2 वाले हैं ना, ये हैं एसिडिक। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक भी होती है और न्यूट्रल भी होती है। ठीक है, तो जनरली एसिडिक होती है, पर एक्सेप्शन में इसका एग्जांपल देना हो तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये अपन को पूरा पता चला कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में अपन ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। अपन को अगर दो कैटेगरीज देंगे और अपन को बोलेंगे कि फाइंड करो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो अपन की ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देंगे। और ऑक्सीजन से रिएक्ट होके अगर उसका जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेसिक है, तो अपन बोलेंगे कि वो मेटल था। और अगर वो एसिडिक बन रहा है तो अपन बोलेंगे वो नॉन मेटल था, है ना? तो इसकी तरीके से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को। ठीक है, काफी इजी था। देखो, ये तो काफी इजी था, पर इसमें जो पॉइंट्स है, जो पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या थे? तो मेटल में एक ऐसे कुछ मेटल्स थे जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहे थे और बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहे थे। मेटल ऑक्साइड जो थी, जैसे अपन ने क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर था, जनरली जनरली बोल रहा हूँ मैं ना, मेटल ऑक्साइड का जो जनरल नेचर होता है वो होता है बेस। ठीक है, वो जनरली बेस होते हैं। पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी थी जो एसिड की तरह भी बिहेव कर रही थी और बेस की तरह भी बिहेव कर रही थी। कौन सी ऑक्साइड्स? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। इसको जब HCl से रिएक्ट करवाया ना, तो ये कंपाउंड बना रहा था AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये एसिड है, HCl तो एसिड होता है, और ये H2O है, ये सॉल्ट है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें किसी के साथ रिएक्ट करके एसिड ने सॉल्ट H2O फॉर्म करा है? तो अपन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा, ये आना चाहिए था। तो क्या था वो कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट और H2O बनता है। तो सॉल्ट और H2O बनता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा अभी की केस में? तो ये होगा बेस।
और अपन को पता ही है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, तो ठीक है, तो ये बेस था, सही था। लेकिन जब अपन इसको Al2O3 को ही NaOH के साथ में रिएक्ट करवाया, अब NaOH जो है ना वो एक बेस है, तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया NaAlO2 प्लस H2O। तो ये एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। तो अब वापस देखना, डैश प्लस बेस गिव्स में सॉल्ट प्लस H2O, इसका मतलब वापस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट में सॉल्ट और H2O जब भी आता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ होता है। ये बेस है, तो इसका मतलब अभी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा होगा ना। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, तो ऐसी ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, जो मेटल के ऑक्साइड्स है पर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है, तो उनको अपन एक अलग से कैटेगरी दे देंगे और उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड बेस होती है तो पता ही है, इसको हटा देता हूँ, तो वो हो जाएगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और अगर इसको अपन डिफाइन करने को बोलेंगे ना कि डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो अपन क्या बोलेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ऐसी ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, उनको अपन बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और उसका एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एग्जांपल कौन है, एग्जांपल Al2O3। ठीक है, एक और एग्जांपल भी ले सकते हो, जो जिंक ऑक्साइड होती है ना वो भी इसकी तरह ही बिहेव करती है, तो जिंक ऑक्साइड। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, और भी बहुत सारी होती है, पर अपन को डिस्कस हुआ हुआ है इन दो के बारे में। तो अगर आपको बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स में एम्फोटेरिक क्या होती है, तो आप बता दोगे, क्या बताओगे कि दोनों ऐसी ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, उनको अपन एम्फोटेरिक बोलते हैं। और एम्फोटेरिक एग्जाम्पल होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अगर ऐसा पूछेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, एसिड होता है कि बेस होता है, तो बेस होता है, अपन देख चुके हैं। और नॉन मेटल का ऑक्साइड्स का जनरली एसिडिक होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं उसमें, कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2। तो अपन का ये पूरा पार्ट हो गया, केमिकल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवा रहे थे ना, तो अपन अलग अलग मेटल्स को रिएक्ट करवाया, सारे मेटल्स ही लिए। पहले मैंने सोडियम को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, फिर के को रिएक्ट करवाया, ऐसे अलग अलग करके रिएक्ट करवाया। तो जनरली सब इजीली हो रहे थे, मतलब इसको ऐसे हवा में रखें तो भी रिएक्ट हो रहा है, इसको ज़्यादा बर्निंग बनने की इतनी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो बहुत इजीली रिएक्ट हो रहे थे। लेकिन जब कॉपर को रिएक्ट करवाया ना, तो कॉपर इजीली रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसको बर्न करने की जरूरत पड़ी, मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके फिर रिएक्ट करा। और आयरन जो था ना, आयरन ने भी बहुत टाइम लेने के बाद में रिएक्शन दिया। ठीक है, आयरन मतलब अकेले आयरन ने तो रिएक्ट नहीं करा, तो जब अपन ने उसको पूरा ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आयरन फिलिंग्स बोलते हैं उसको, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, एकदम पाउडर फॉर्म में, तब वो बर्न होने लग गया। तो कॉपर और आयरन जो थे वो इतने रिएक्टिव नहीं थे टुवर्ड्स ऑक्सीजन जितने सोडियम और पोटेशियम थे। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन थे, सोडियम और पोटेशियम, और ये इतने रिएक्टिव नहीं थे, कॉपर और आयरन। तो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करा, पर बाद में करा, पर लेट करा इसे। और सोडियम और ये तो इतने तेज रिएक्ट करते थे, मतलब आग एकदम से और बढ़ गई, आग लगा रहे थे अपन सोडियम और इनमें चेक करने के लिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के लिए, पर बहुत तेज आग निकली। तो ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करा इन दोनों ने। तो इनको अपन को डायरेक्टली अगर अपन ऐसे बोलें कि सोडियम के पीस को मैं ऐसी हवा में रख देता हूँ, तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा और कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। तो अपन सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, केरोसिन में स्टोर रखते हैं। ठीक है, जैसे कंटेनर है, सोडियम का जो भी चीज होगी वो सीधा केरोसिन में होगी। तो इसको केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, अगर ऐसा पूछेंगे कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, तो उसका रीजन क्या होगा, तो उसका रीजन ये होगा कि अगर अपन खुले में रख देंगे ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और वो जो रिएक्शन है वो काफी विगरस होता है, काफी हीट इवॉल्व होती है और उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, यहाँ आग वाग लग सकती है। तो उस वजह से अपन इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन या फिर अदर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कॉपर और आयरन ने धीरे धीरे रिएक्ट किया, अपन को ये भी पता चला कि वो इतने रिएक्टिव नहीं है जितने पोटेशियम और सोडियम है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन देखते हैं अलग अलग चीजों का अलग अलग। तो अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं मेटल का और वाटर का, कि मेटल और वाटर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, या तो अपन इसकी एक्टिविटी करके देखें, या इसका पहले जनरल वे लिख दें कि मेटल और वाटर रिएक्ट कैसे करते हैं, जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अपन एक बार जनरल वे लिखते हैं, है ना। तो मैंने जनरल लिखा, मेटल कौन लिया मैंने, सोडियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो इसको ही ले लो। सोडियम को लिया मैंने और H2O से रिएक्ट करवाया। ठीक है, वाटर के अंदर डाला इसको,
जैसे ही डाला तो उसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से थोड़ा एफरवेसेंस आग टाइप निकली। क्या हो रहा था पूरा वो, तो सोडियम ने क्या करा, पानी में जाने के बाद में सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करी। ठीक है, इसने एक तरीके से इसको हटाया, डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ये रिएक्शन हुआ। अब हाइड्रोजन तो गैस की फॉर्म में ऊपर चला गया, लेकिन सोडियम ऑक्साइड तो अभी भी सॉलिड है ना, वो तो पानी के अंदर ही है, तो उसका मतलब ये पानी से और रिएक्ट कर सकती है। तो Na2O जो था वो तो अभी भी पानी के अंदर ही है ना, H2O के अंदर ही है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये ग्लास ऑफ वाटर था, यहाँ पे मैंने सोडियम को डाला, सोडियम का इसके अंदर अपने ग्लास के अंदर डाला है। अब सोडियम तो अभी भी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर ही है ना, तो ये तो रिएक्शन कर रहा है, पूरा जो भी रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन की गैस तो बाहर आ गई, लेकिन जो सोडियम ऑक्साइड है वो तो अभी भी अंदर ही है, कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही है, तो उसके पास में अभी भी एक्स्ट्रा वाटर है। तो सोडियम ऑक्साइड जो होती है वो वाटर से रिएक्ट करती है, ठीक है, और रिएक्ट करती है, और क्या होती है उसमें सॉल्युबल होती है, मतलब डिजोल्व हो जाती है, और जो पूरा रिएक्शन होता है H2O के साथ में वो होता है NaOH। ये चीज जाके फॉर्म होती है फाइनली, तो NaOH बनता है इसका, ये पूरा रिएक्शन होता है बाद में। तो कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे पहले ये स्टेप होगा, 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगी और वो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो गई तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। और अगर वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, मतलब वो पड़ी है उसमें डिजोल्व नहीं हो रही है, तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, वो मेटल ऑक्साइड की मेटल ऑक्साइड ही रहेगी। तो अगर डिजोल्व होगी, ठीक है, इसके बाद में ये स्टेप कब होगा, जब वो डिजोल्व हो जाएगी, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं जब वो सॉल्युबल होगी वाटर में। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब ये वाला स्टेप तभी होगा जब जो भी मेटल ऑक्साइड बनी है वो वाटर में सॉल्युबल होगी, तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी, नहीं तो फिर वो उतना की उतना ही रहेगा, मेटल ऑक्साइड का मेटल ऑक्साइड, यहीं पे रिएक्शन खत्म। ठीक है, अब इसमें कुछ देखने वाली बात है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो हाईली फ्लेमेबल गैस है, उसको कहीं पे भी थोड़ी बहुत हीट मिलेगी तो बहुत तेज फ्लेम्स निकलेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन में H2 निकला, और ये रिएक्शन जो ऑक्साइड बनाने वाला होता है काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, और उस हीट से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फ्लेम बनाती है। फ्लेम बनाती है मतलब कभी भी अपन सोडियम को पानी में डालेंगे ना तो फ्लेम्स निकलेंगे, बहुत सारे फ्लेम्स निकलेंगे। तो ये वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है फ्लेमेबल होती है, और तभी वो ऐसा लगता है कि कोई क्रैकर की तरफ जब फटता है ना, ब्लास्ट होता है, वैसे की तरह ही सोडियम भी पानी में जाने के बाद में ऐसे क्रैकर की तरह ब्लास्ट होता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है। ठीक है, तो अपन को पूरा पता चल गया, मेटल और वाटर रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनती है पहले, और मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल होगी तो फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, और अगर सॉल्युबल नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ, सॉल्युबल होगी तो। अब ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी में सॉल्युबल होती है उनको एक अलग से नाम दे दिया, क्योंकि सारी ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है। जैसे आयरन के ऑक्साइड जो है पानी में सॉल्युबल नहीं है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, पर कुछ ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्टेट क्या होगी, एक्वस, क्योंकि तो वाटर में डिजोल्व हो गई ना। ये सॉलिड ही था और ये लिक्विड ही है, पर ये एक्वस है ना। तो ऐसी ऑक्साइड्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, या फिर ऐसे बेस है जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एल्कलाई, है ना। तो उसको अपन लिख देते हैं, दोज ऑक्साइड्स, दोज मेटल ऑक्साइड्स और bases which can be dissolved, which are soluble बोल देते हैं, are known as alkali। ठीक है, तो ऐसे जो मेटल के ऑक्साइड्स होती है, जो ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं एल्कलाई। अपन को ये वर्ड याद रखना होगा, एल्कलाई। एल्कलाई मतलब, एल्कलाई क्या है, वो बेस के डिजोल्व होने से ही तो बना है, तो उसका पीएच क्या होगा, वो बेसिक पीएच वाला ही होगा, मतलब 7 से ग्रेटर ही होगा पीएच। और अगर अपन एल्कलाई को लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होगा, तो वो बेस है, और लिटमस पेपर पे अगर बेस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। तो अपन ऐसा बोल देंगे, व्हेन एल्कलाई विल फॉल ऑन लिटमस पेपर इट्स कलर विल चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, तो ये पूरा मेन था इसके बारे में, एल्कलाई के बारे में। ठीक है, अच्छे से अपन का पूरा कंप्लीट हो गया ये एल्कलाई वाला सेक्शन। और एल्कलाई से पहले कि कुछ ऑक्साइड से डिजोल्व होती है, ऐसा नहीं आप सारे ऑक्साइड्स को एल्कलाई बोल रहे हो। ठीक है, कुछ ऑक्साइड डिजोल्व नहीं होती है तो उनको अपन एल्कलाई नहीं बोलेंगे, वो नॉन एल्कलाई होंगे। तो ये पूरा आया एल्कलाई के बारे में। अब थोड़ा सा एल्कलाई के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि अब हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, ऐसी कुछ दिखती है वो,
ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल होती है, नीचे भी एक ब्लॉक होता है, ये पूरे। तो ये वाला जो ब्लॉक होता है ना, फर्स्ट वाला कॉलम पूरा, वो सारे जो ब्लॉक होते हैं उनको एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इन मेटल्स को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो इनका नाम एल्कलाइन मेटल क्यों रखा, इनको कुछ और क्यों नहीं बोला? तो एल्कलाइन मेटल का मतलब क्या है, ये सारे मेटल्स हैं, इसका मतलब इन सबकी ऑक्साइड्स बेसिक होगी और इन सबकी ऑक्साइड्स जो होती है पानी में सॉल्युबल होती है, तभी इनका नाम रखा एल्कलाइन मेटल, है ना। तो अब इस फर्स्ट जो भी होता है इसका जो अपन को पता नहीं कि ग्रुप है कि पीरियड है, क्योंकि अभी अपन ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, पर मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, उसके अंदर जो भी मेटल्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एल्कलाइन मेटल। तो एल्कलाइन मेटल कभी नाम सुनो आप, तो आपका ध्यान सीधा उस पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप पे जाना चाहिए, है ना। और उस ग्रुप में जो भी होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन को हटा के, ऐसा नहीं हाइड्रोजन को भी ले रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्लेस इसके ऊपर नहीं है, वो बीच में है। तो वो, तो आपको फर्स्ट मेटल में जाके देखो कौन कौन आ रहा है उसमें, तो उसमें कौन कौन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, सीजियम आ रहा है, ऐसे बहुत सारे आ रहा है। वो सारे के सारे एल्कलाइन मेटल्स हैं, उनका मतलब उन सबकी ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो अपन को ये आ गया है, एल्कलाइन मेटल का पूरा पार्ट आ गया। और अपन अब वापस आते हैं पुरानी वाली रिएक्शन पे। मेटल प्लस वाटर करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और मेटल ऑक्साइड अगर पानी में डिजोल्व होने वाली होगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी, है ना। तो इसको जनरल वे में लिख देते हैं। जनरली अपन से कोई भी पूछेगा तो अपन को ये बताना, क्या लिखेंगे, मेटल को अगर अपन वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, एक तो ये। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल है तो सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप तो क्या होता है, तो वो होता है मेटल ऑक्साइड जो होती है वो वाटर के अंदर ही रहती है और मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है, और हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिस। ठीक है, तो ये पूरा होता है अपन का मेटल का वाटर से रिएक्शन। पर ये जो सेकंड स्टेप होगा ये कब होगा, जब सॉल्युबल होगी, उसके बाद में ये कंपाउंड ऐसा रिएक्शन देगा। ठीक है, सॉल्युबल नहीं है तो ये सेकंड वाला रिएक्शन होगा ही नहीं, फर्स्ट रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा। तो सॉल्युबल अगर है तो दो स्टेप में हो रहा है ना, तो बुक वालों ने क्या किया, अगर सॉल्युबल है तो उसको एक स्टेप में खत्म कर दिया, मतलब दो स्टेप नहीं बता के वो एक ही स्टेप में बता रहे हैं। तो अपन को सॉल्युबल वाले के लिए अलग रिएक्शन याद रखना है और इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स के लिए अलग रिएक्शन रखना है, ध्यान। ठीक है, तो अपन अब क्या कर रहे हैं, रिएक्शन एक बार लिख देते हैं। जो सॉल्युबल ऑक्साइड्स है तो अपन रिएक्शन लिख रहे हैं, जो मेटल ऑक्साइड जैसे ये वाला है ना, ये मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल है तो पूरा रिएक्शन क्या होगा, दो स्टेप में लर्न नहीं रख के एक ही स्टेप में लर्न रख रहे हैं। तो एक बार वो पूरा रिएक्शन लिखते हैं, क्या होता होगा, ये आते होगा, ये होता होगा मेटल, ये वाटर से रिएक्ट करता होगा और क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक तो ये जब कैसा होगा, जब मेटल ऑक्साइड होगी, इफ ये रिएक्शन कब लिखना, इफ मेटल ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखना अपन को जब मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होगी वाटर में। इसको अपन कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि अलग चीज बता रहे हैं, नोट करके बनाते हैं, है ना। एक मिनट, कलर चेंज करना थोड़ा टाइम लगेगा। येलो कर दें, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इफ मेटल ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। ठीक है, जब वो सॉल्युबल नहीं होगी तब क्या होगा, तो तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड वाला भी अपन देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा और फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, डिफरेंस क्या है, जब इनसॉल्युबल होती है तो हाइड्रोक्साइड नहीं होती है, और जब सॉल्युबल होती है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है। यही डिफरेंस है हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का। जब सॉल्युबल है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है और जब इनसॉल्युबल है तो ऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, और अपन ने इसका मैकेनिज्म देख लिया है, ये पूरा मैकेनिज्म इस पे वर्क करता है, इस पे, है ना, क्योंकि सॉल्युबल थी तो ये आगे H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है, तो उसको अपन ने एक स्टेप में बना दिया। तो अपन को मेनली कभी भी बोलेंगे ना, तो आपको मेनली यही याद रखना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से लर्न है तो अपन पूरा अच्छे से इसको बता देंगे, क्लियरली करा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा अपन का हो चुका है पार्ट कि मेटल और H2O अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या कैसे कैसे होगा।
पर बुक में या फिर कोई भी एक्सटर्नल बुक में अपन एडिशनल बुक पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं किसी सोडियम से रिएक्ट करवाया, उन्होंने बहुत सारे सैंपल लिए और सैंपल को अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करवाया। तो अपन सारे सैंपल लेते हैं, सबको डिस्कशन करते हैं।